हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका पहला चैप्टर वैयक्तिक विभिन्नता पढ़ेंगे, जिसे आप कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रकृति का नियम है, संपूर्ण संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतया एक जैसे नहीं हो सकते। उनमें कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होगी। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की परिभाषा भिन्न भिन्न महोदय ने दी है। पहली परिभाषा स्किनर महोदय की है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व की उन सभी पहलुओं से है जिसका माप किया जा सकता है। अगली परिभाषा है शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्यों संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचि, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध हो चुकी है। यह कथन है टॉयलर महोदय का। अगली परिभाषा है जेम्स ड्रेवर की। कोई व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों के शारीरिक तथा मानसिक गुणों की औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार: बुद्धि स्तर पर आधारित, शारीरिक विकास में विभिन्नता, उपलब्धि में विभिन्नता, अभिवृत्ति में विभिन्नता, व्यक्तित्व विभिन्नता, गत्यात्मक योग्यताओं में विभिन्नता, लिंग विभिन्नता, जाति या राष्ट्र संबंधी विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता, विशिष्ट योग्यताओं में विभिन्नता। अगली हेडिंग वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र। वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र 4 हैं। पहला शारीरिक क्षेत्र होता है, दूसरा मानसिक क्षेत्र, तीसरा संवेगात्मक क्षेत्र और चौथा सामाजिक क्षेत्र। शारीरिक क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं शारीरिक भिन्नता, गत्यात्मक योग्यता भिन्नता। मानसिक क्षेत्र में बुद्धि भिन्नता, उपलब्धि भिन्नता, अभिक्षमता भिन्नता, विशिष्ट योग्यता भिन्नता। संवेगात्मक क्षेत्र में संवेगात्मक भिन्नता, रुचियों में भिन्नता, अभिवृत्तियों में भिन्नता। सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता, आदर्शों तथा मूल्यों एवं नैतिकता में भिन्नता, जातीय तथा राष्ट्रीय भिन्नता, आत्मधारणा में भिन्नता। अगली हेडिंग वैयक्तिक विभिन्नताओं का शिक्षा में प्रभाव तथा महत्व। वैयक्तिक भिन्नताओं का शिक्षा में प्रभाव तथा महत्व: छात्रों का वर्गीकरण करने में, व्यक्तिगत शिक्षण में, शिक्षण विधि में, बालकों की रुचि में, कक्षा के आकार में, पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण में, बालकों को गृह कार्य वितरण में, बालकों की रुचियों का विकास करने में, लिंग भेद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप निर्धारण करने में। व्यक्तिगत विभिन्नताएं विभिन्न प्रकार से उपयोगी हैं, इनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रमुख कारण हैं वंशानुक्रम, वातावरण, जाति प्रजाति व देश, आयु व बुद्धि आदि। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षण प्रविधि है प्रोजेक्ट प्रणाली, डॉल्टन प्रणाली। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक। डॉल्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं मिस हेलेन पार्कस्ट। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं फ्रॉबेल महोदय। किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षा दी जाती है खेल द्वारा। स्मृति। अगला टॉपिक है हमारा स्मृति। पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति है। यह कथन है वुडवर्थ महोदय का। मैकडूगल महोदय का कथन है स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य की पहचान लेना कि ये अतीत के अनुभव हैं। स्मृति को इंग्लिश में मेमोरी कहते हैं। संवेदी स्मृति 4 सेकंड तक रहती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी अर्थात अल्पकालीन स्मृति 20 सेकंड तक रहती है। स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली होती है पहचानना। स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग एबिंघास ने किया था।
स्मृति के विभिन्न प्रकार हैं। व्यक्तिगत स्मृति, अव्यक्तिगत स्मृति, तात्कालिक स्मृति, स्थायी स्मृति, सक्रिय स्मृति, निष्क्रिय स्मृति, रटंत स्मृति, तार्किक स्मृति, सच्ची अथवा शुद्ध स्मृति, आदत स्मृति, मनोवैज्ञानिक स्मृति, शारीरिक स्मृति, इंद्रिय अनुभव स्मृति। स्मृति के आधार अथवा अंग है। स्मृति के 4 अंग या चरण हैं। पहला है लर्निंग, सीखना, सेकंड रिटेंशन, थर्ड रिकॉल, फोर्थ रिकॉग्निशन। हिंदी में पहला सीखना, दूसरा धारण करना, तीसरा पुनः स्मरण करना, चौथा पहचान करना। पहले हम किसी चीज़ को सीखते हैं, फिर उसे धारण करते हैं, उसे हम फिर पुनः रिकॉल करते हैं, पुनः याद करते हैं और उसकी पहचान करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। स्मृति का अंग नहीं है चिंतन। अच्छी स्मृति की विशेषता है शीघ्र अधिगम। अच्छी मेमोरी जिस बच्चे की होती है उसे जल्दी ही सब कुछ लर्न हो जाता है। शीघ्र स्मरण, शीघ्र पहचान, अनावश्यक बातों की स्मृति, ये सभी अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है क्रमबद्ध रूप से। पुनः स्मृति में बाधा उत्पन्न करती है भय, चिंता, परेशानी। सीखी हुई कोई भी क्रिया मस्तिष्क में जब अंकित हो जाती है तो उसे कहते हैं स्मृति चिन्ह। अच्छी स्मृति को सबसे प्रमुख विशेषता है शीघ्र याद होना। स्मृति करने की विधियाँ, पहली विधि है संकलित तथा शांतराल विधि, मैस्ड और स्पेस्ड मेथड। दूसरी विधि है पूर्ण तथा अंश विधि, होल और पार्ट मेथड। तीसरी विधि है प्रगतिशील विधि, प्रोग्रेसिव मेथड। चौथी विधि है सस्वर विधि, रेसिटेशन मेथड। पांचवी विधि है निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। छठवीं विधि है अनुषंगिक तथा प्रभिप्रेत विधि, इंसिडेंटल तथा इंटेंशनल मेथड। अच्छी स्मृति की लक्षण या विशेषताएं। अच्छी स्मृति के लक्षण या विशेषताएं। अच्छी स्मृति के 6 लक्षण या 6 विशेषताएं दी गई हैं। पहली है शीघ्र अधिगम, क्विक लर्निंग। सेकंड, अच्छी धारण शक्ति, गुड रिटेंशन। तीसरी, शीघ्र पुनर्स्मृति, क्विक रिकॉल। चौथी, शीघ्र एवं स्पष्ट पहचानना, क्विक एंड एक्यूरेट रिकॉग्निशन। पांचवी है व्यर्थ की बातों को भूलना, फॉरगेटिंग ऑफ मीनिंगलेस थिंग्स। छठी है उपयोगिता अर्थात यूटिलिटी। अगला टॉपिक है विस्मृति। भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। विस्मृति 2 प्रकार की होती है, सक्रिय विस्मृति, निष्क्रिय विस्मृति। जब किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देता है तो उसे कहते हैं सक्रिय विस्मृति। सीखी हुई वस्तु को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना ही विस्मृति कहलाती है। विस्मृति के कारण है मानसिक द्वंद्व, अनाभ्यास का सिद्धांत, मानसिक आघात, दमन सिद्धांत। जब व्यक्ति प्रयास न करने पर भी किसी बात को स्वयं भूल जाता है तो उसे निष्क्रिय विस्मृति कहा जाता है। विस्मृति के कारण। विस्मृति के अनेक कारण हैं, जैसे बाधा, दमन, अनभ्यास, अभ्यास न करना, समय का प्रभाव, रुचि, ध्यान या इच्छा का अभाव, विषय का स्वरूप, विषय की मात्रा। विषय की कम ज़्यादा मात्रा भी हमें भूलने या याद रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीखने में कमी, सीखने की दोषपूर्ण विधि, अगर विधि अच्छी नहीं होगी तो हम भूल जाएंगे। मानसिक आघात, मानसिक द्वंद्व, मानसिक रोग, मादक वस्तुओं का प्रयोग, स्मरण न करने की इच्छा। भूलना एक मानसिक क्रिया है जो समय बीतने के कारण होती है। यह कथन है एबिंगस महोदय का, यह इम्पोर्टेंट है। विस्मृति में निरर्थक पदों का प्रयोग किया गया है। ये कथन भी एबिंगस द्वारा कहा गया है। सर्वप्रथम 1885 में विस्मृति वक्र फॉरगेटिंग कर्व प्रस्तुत किया था एबिंगस ने। विस्मृति एक सक्रिय मानसिक क्रिया है जो कि भूलने की प्रबल इच्छा के कारण होती है। यह कथन है सिगमंड फ्राइड महोदय का।
विस्मरण के प्रमुख सिद्धांत। अनुप्रयोग का सिद्धांत। दूसरा हस्तक्षेप का सिद्धांत, जिसे हम व्यतिकरण सिद्धांत भी कहते हैं। तीसरा है संकेताश्रित विस्मरण सिद्धांत। अनुप्रयोग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एबिंगहास। 1885 में इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। हस्तक्षेप या व्यतिकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैकगासा। 1932 में प्रतिपादित किया था। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। विस्मृति कम करने के क्या उपाय हैं? पाठ की पुनरावृत्ति। विस्मृति स्मृति का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है। गेल्डार्ड 1963 ने विस्मरण को एक नकारात्मक धारणा माना है। गेल्डार्ड महोदय ने 1963 में विस्मरण को एक नेगेटिव पॉइंट माना। इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा ही अर्थात रिटेंशन धारण को बढ़ाया जा सकता है, विस्मृति को कम किया जा सकता है। विस्मृति को कम करने का कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिटेंशन या फिर रिवाइज करना। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? उत्तर, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृति कहलाती है। विस्मृति का तात्पर्य भूलना होता है। जिसे कोई तथ्य याद नहीं हो पाता, इस दोष को विस्मृति कहते हैं। स्मरण करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं? मिश्रित विधि एवं विचार साहचर्य विधि दोनों स्मरण करने की प्रमुख विधियाँ हैं। अगला प्रश्न, कौन कौन सा कारक स्मृति से संबंधित है? पहचान, धारण, पुनर्स्मरण का सीधा संबंध स्मृति से है। अगला प्रश्न, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ के अनुसार स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन वुडवर्थ महोदय का है। अगला प्रश्न, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने को विस्मृति कहते हैं। अगला प्रश्न, संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है? संघनन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। अगला टॉपिक है कल्पना। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। यह परिभाषा मैकडूगल महोदय की है। मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। यह है डमविल महोदय की परिभाषा। कल्पना की परिभाषा, जब मनुष्य भूतकाल एवं भविष्यकाल के बारे में वर्तमान समय में जो कुछ सोचता है वही कल्पना है। मैकडूगल के अनुसार दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। जो चीज़ें हमारे सामने नहीं होती, दूर होती हैं या परोक्ष रूप से हम जिनके बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, वे सब वो क्या है? हमारी कल्पना है। ऐसा मैकडूगल महोदय का कहना था। कल्पना के प्रकार। कल्पना के प्रकार। कल्पना का वर्गीकरण विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मतानुसार किया है। दो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूगल और ड्रेवर का वर्गीकरण क्रमशः नीचे तालिका में दिया है, हम इसे पढ़ते हैं। मैकडूगल का वर्गीकरण। मैकडूगल ने कल्पना को दो भागों में विभाजित किया, रिप्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव यानी पुनरुत्पादक कल्पना, दूसरी उत्पादक कल्पना। उत्पादक कल्पना को दो भागों में वर्गीकृत किया, कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक, सेकेंड क्रिएटिव सृजनात्मक। रिप्रोडक्टिव पुनरुत्पादक कल्पना। इस कल्पना में स्मृति द्वारा गत अनुभवों की प्रतिमाओं का ज्यों का त्यों चेतना में लाने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे बालक जब किसी सुनी हुई पुरानी कहानी को यथासंभव कल्पना के सहारे उसी रूप में अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करता है तो उसे पुनरुत्पादक कल्पना कहते हैं। जब हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते, हम ज्यों का त्यों किसी चीज़ को सुनाते हैं, अभिव्यक्त करते हैं या व्यक्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पुनरुत्पादक कल्पना। दूसरी है उत्पादक कल्पना यानी प्रोडक्टिव।
इस प्रकार की कल्पना में गत अनुभवों और प्रतिमाओं को एक नवीन क्रम में या नवीनता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इस कल्पना में के दो उपयोग हैं: रचनात्मक कल्पना, सृजनात्मक कल्पना। ड्रेवर का वर्गीकरण। ड्रेवर महोदय ने दो कल्पना को दो वर्गों में विभाजित किया। पहली रिप्रोडक्टिव, दूसरी प्रोडक्टिव, यानी कि पुनरुत्पादक कल्पना और दूसरी उत्पादक कल्पना। उत्पादक कल्पना को दो भागों में बांटा: रिसेप्टिव एंड क्रिएटिव। आदानात्मक या ग्रहणात्मक कल्पना हम रिसीव करते हैं, जैसे रिसेप्टिव ग्रहण करना। क्रिएटिव सृजनात्मक कल्पना, जिसे हम खुद क्रिएट करते हैं। क्रिएटिव कल्पना को इन्होंने फिर से दो भागों में बांटा: प्रैग्मेटिक और एस्थेटिक। प्रैग्मेटिक कार्य साधक कल्पना, दूसरी एस्थेटिक रसात्मक कल्पना। फिर प्रैग्मेटिक कार्य साधक कल्पना को फिर से दो भागों में विभाजित किया: थ्योरेटिकल और दूसरी प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल को हिंदी में विचारात्मक या सैद्धांतिक कल्पना कहते हैं। प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक कल्पना। रसात्मक कल्पना के दो भाग हैं: आर्टिस्टिक और फैंटास्टिक। कलात्मक कल्पना और दूसरी मनतरंगी कल्पना। रिसेप्टिव कल्पना, आदानात्मक कल्पना। इस प्रकार की कल्पना को अनुकरणात्मक कल्पना भी कहते हैं। इस कल्पना के द्वारा किसी ऐसी वस्तु को समझने का प्रयत्न करता है व्यक्ति जिसे उसने प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं देखा या जाना है। इसे व्यक्ति दूसरों के कहने या बताने से उस विषय की कल्पना करने लगता है। शिक्षा में इसी प्रकार की कल्पना का उपयोग होता है। इसमें कल्पना की सामग्री बाहर से ग्रहण की जाती है। जब शिक्षक इतिहास, भूगोल आदि विषयों को पढ़ाता है और मानचित्र आदि दिखाकर समझाता है, तब बालक की कल्पना का ग्रहणात्मक होती है। तब हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मानचित्र वगैरह इन सब विषयों को पढ़ते हैं मानचित्र की सहायता से, तो हम ग्रहणात्मक कल्पना का प्रयोग होता है। इसी प्रकार की कहानी, उपन्यास आदि में विचार दूसरों के होते हैं और हम उसी आधार पर नई बातों की कल्पना कर लेते हैं। यह निम्न कोटि की कल्पना होती है। दूसरी है सृजनात्मक कल्पना। यह उच्च स्तर की कल्पना है। इसमें अतीत अनुभवों के आधार पर व्यक्ति मन में एक काल्पनिक परिस्थिति बनाता है और पूर्व प्राप्त सामग्री की प्रतिमा को नवीन क्रम में व्यवस्थित करता है। यह भविष्योन्मुख होती है। इसके दो प्रकार हैं: कार्य साधक, दूसरा रसात्मक कल्पना। कार्य साधक कल्पना आज रेल, तार, टेलीफोन, वायुयान, आकाशवाणी, दूरदर्शन यंत्र आदि कार्य साधक कल्पना का ही परिणाम है। इस प्रकार की कल्पना विचारक, अन्वेषक या वैज्ञानिक होती है। रसात्मक या सौंदर्यात्मक कल्पना, यह कल्पना सौंदर्य लिप्सा या भावनाओं को संतुष्ट करती है। यह कल्पना सौंदर्य की सृष्टि और प्रशंसा में लीन रहती है। इसमें मस्तिष्क कल्पना के लिए स्वतंत्र रहता है। इसमें किसी प्रकार का बाह्य नियंत्रण नहीं होता है। रसात्मक कल्पना के दो उपभाग हैं: कलात्मक कल्पना एवं मनतरंगी कल्पना। कलात्मक कल्पना, इसके द्वारा कला संबंधी कार्यों का सृजन होता है। यह मानव के लिए लाभप्रद होती है। नाटक, कहानी, उपन्यास, चित्र आदि में यही कल्पना पाई जाती है। इसमें कवि, लेखक, चित्रकार को अपने चिंतन पर नियंत्रण करना पड़ता है। उसे स्वाभाविक और संबंधितता आदि नियमों को ध्यान में रखकर रचना करनी पड़ती है। वह सत्यम, शिवम, सुंदरम के आदर्शों का निर्माण करती है। मनतरंगी कल्पना, इस प्रकार की कल्पना में किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। यह कल्पना ना व्यक्ति के लिए उपयोगी होती है ना समाज के लिए। इस कल्पना के पंख लगाकर उड़ने लगता है। इस प्रकार की कल्पना को हवाई किले बनाना, ख्याली पुलाव पकाना आदि नाम दिए जाते हैं। कल्पना और शिक्षा। बालक की शिक्षा में कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है। कल्पना के विकास के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है: ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना, भाषा विकास पर ध्यान देना, काल्पनिक खेल एवं क्रियाओं के लिए अवसेदन, कहानी सुनाना, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना, अभिनय करना। शिक्षा में कल्पना की उपयोगिता।
शैक्षिक दृष्टि से कल्पना का महत्व एवं उपयोगिता निम्नलिखित है। ज्ञानार्जन में सहायक, नवीन आविष्कारों में उपयोगी, इच्छाओं की संतुष्टि का साधन, समायोजन में सहायक, सौंदर्य बोध का विकास, भावी जीवन की तैयार में सहायक, स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगिता। इंजीनियर किसी पुल निर्माण करने की कल्पना पहले से करके एक रूपरेखा तैयार करता है। उसकी कल्पना किस प्रकार की है? रचनात्मक कल्पना होती है। वैज्ञानिक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सिद्धांत जिस कल्पना पर आधारित है वह है सैद्धांतिक। कवि कविता की रचना किस कल्पना के आधार पर करता है? सृजनात्मक कल्पना। शिक्षक किस कल्पना के आधार पर शिक्षा प्रदान करता है? पुनरुत्पादनात्मक कल्पना। दिवा स्वप्न में कल्पना करना कि मुझे लॉटरी में 1 लाख रुपए मिल गए हैं, यह किस प्रकार की कल्पना है? मन तरंगी। ये हमारे ख्याली पुलाव होते हैं। सृजनात्मक कल्पना के 2 प्रकार, कार्यसाधक कल्पना, रसात्मक कल्पना। रुचि तथा ध्यान। पहला प्रश्न है, रुचि और ध्यान का संबंध बताइए। ध्यान को केंद्रित करने के लिए रुचि आवश्यक होती है। वहीं उन्हीं वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है व्यक्ति जिनमें उसकी रुचि होती है। जिन वस्तुओं के प्रति व्यक्ति की रुचि नहीं होती उनकी ओर वह ध्यान नहीं देता। अगर हमारी रुचि है तो हम ध्यान देंगे, अगर ध्यान देंगे तो हमारी रुचि होगी, तभी हम ध्यान दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से आप क्या समझते हैं? ध्यान मन की वह क्रिया है जिसमें मनुष्य अपने मन को अधिक पदार्थों से हटाकर एक ही पदार्थ पर केंद्रित करता है। ध्यान के प्रकार लिखिए। ध्यान मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, ऐच्छिक ध्यान व अनैच्छिक ध्यान। अगला प्रश्न है, रुचि के प्रकार। रुचि 2 प्रकार की होती है, जन्मजात रुचि, अर्जित रुचि। अब अगला चैप्टर हम कल पढ़ेंगे।